So hello all, I welcome you all in our next video of English language lesson 6 verbs, gerunds and participles, right, which is getting continued for class 8. So if you remember class, in our last video we have gone through the same chapter, right, where we have started with gerunds and we have studied the definition of gerunds with examples, right. We have also covered that how gerunds work as a noun as well as how it falls under the category, or when it falls under the category of uh, right, finite verb or non-finite verb, right. We have also covered some exercises as well of gerunds, right. So today we are going to go through participles, right. So let's proceed further. Participle. A participle is a verb that is used as an adjective and often ends with ing or ed or en, right. So participle क्या होता है? ये वर्ब होता है जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। जैसे कि हमने जेरेंड में पढ़ा था कि वो भी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, पर वो किस तरह काम करता है? नाउन की तरह। बट ये पार्टिसिपल जो कि वर्ब होता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, पर ये किसकी तरह काम करता है? एडजेक्टिव की तरह, राइट। एंड ऑफन एंड्स विद आईएनजी और ईडी और ईएन, राइट। लास्ट में या तो आईएनजी होता है या ईडी होता है या ईएन होता है, राइट। It is a verbal adjective and does the work of a verb and an adjective in a sentence, right? ये verbal adjective होता है। जैसे gerunds में हमने क्या पढ़ा था? gerund verbal noun होता है और ये verbal adjective होता है जो कि verb की तरह भी काम करता है और adjective की तरह in a sentence, right? So let's see present participle. Now read the sentences given here. Examples. The twinkling stars were clearly visible, right? Second one, sparkling diamonds look marvelous, right? So these are the two sentences which we have studied just now, in which present participle has been used. So जो twinkling और sparkling आप देख रहे हो वो क्या है? वो present participle है, right? तो हम इसे दूसरे किस नाम से जानते हैं? कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से तो जानते हैं, क्योंकि इसमें आईएनजी लगा है। तो हम जब टेंस पढ़ते हैं तो इसको किस नाम से जानते हैं? कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। पर एक्चुअली इसका नाम क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब कहलाते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जब भी कोई बोले कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब, राइट। So in the above sentences, the word twinkling and sparkling act as verbs and also as adjective, right? Because they also describe the stars and the diamonds. अब ये twinkling और sparkling जो है वो वर्ब की तरह तो काम कर रहा है, नो डाउट, क्योंकि वर्ब ही है, राइट। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये दोनों वर्ड। पर कैसे ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ये आप समझना। ट्विंकलिंग के बाद देखो क्या लिखा हुआ है? स्टार्स। और स्पार्कलिंग के बाद देखो क्या लिखा हुआ है? डायमंड। अगर आप स्टार्स की बात करोगे तो ये क्या है? नाउन। डायमंड की बात करोगे तो ये भी क्या है? एक नाउन, मतलब नाम है, ठीक। और आप जानते हो कि एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव आर द वर्ड्स, डेफिनेशन होती है क्या एडजेक्टिव की? एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, जो कि नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुआ है, ट्विंकलिंग और स्पार्कलिंग, वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? स्टार्स और डायमंड को। कि कैसे, किस तरीके के स्टार्स क्लियरली विजिबल हैं? ट्विंकलिंग वाले जो ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक है। या किस तरीके का डायमंड अच्छा लगता है? स्पार्कलिंग वाला जो स्पार्क करता हूँ, मीन्स जिसमें लाइटिंग हो अच्छी सी, ठीक है। तो दोनों वर्ड जो है ट्विंकलिंग और स्पार्कलिंग, वो किसको डिफाइन कर रहे हैं? एक स्टार्स को डिफाइन कर रहा है, ट्विंकलिंग स्टार्स को डिफाइन कर रहा है, और स्पार्कलिंग क्या कर रहा है? डायमंड को डिफाइन कर रहा है। सो दैट मीन्स twinkling and sparkling are the words that are defining, they both are defining what? Noun, right? They both are defining or they are telling much more about noun, ठीक है। and that is why they are playing the role of an adjective. तो हमेशा याद रखना, अगर ऐसे आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, कोई भी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर किसी नाउन के पहले लिखा हुआ है तो आप समझ जाना वो वर्ब के साथ साथ क्या रोल प्ले कर रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। और प्रेजेंट पार्टिसिपल होने के कारण ये किस तरीके से काम कर रहा है? एज एन एडजेक्टिव, हमेशा याद रखना, ठीक है। सो इन द above sentences the words twinkling and sparkling act as verbs and also
as adjective because they also describe the stars and the diamonds, right? The ing form of such verbs called present participle. So जो ing form of verb होता है verbs का, वो क्या कहलाता है? present participles, right? Okay, so the ing form of such verbs are called present participle. So ing form of ऐसे verbs जो ing form के होते हैं और किसको डिफाइन करते हैं? किसी ना किसी नाउन को डिफाइन करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल इन अलॉन्ग विद, because they play the role of a adjective as well as of verb, right? So let's proceed further, class. Past participle. Now read the sentences given here. Examples: the skilled craftsmen were present at the exhibition venue. The doctor was looking after the wounded boy. So in the above sentences the verbs skilled and wounded are past participle, right? So जो above sentences, दोनों above sentences जो लिखे हुए हैं skilled और wounded, so in the above sentences the verb skilled and wounded are past participle. ठीक है, तो आपने देखा कि हमने अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा और ये पास्ट पार्टिसिपल है. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होता है और पास्ट पार्टिसिपल में ये होता है वर्ब प्लस ईडी ईएन या टी, राइट? जो कि कहाँ पे यूज़ होता है? ये टेंसेस में आपको पता होगा. परफेक्ट जब हम पढ़ते हैं, परफेक्ट टेंस जब पढ़ते हैं तो उसमें ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, राइट? सो इन द बॉस सेंटेंस द वर्ब स्किल्ड एंड वुंडेड आर पास्ट पार्टिसिपल, राइट? They are verbal adjective because they act as verb and adjective both. तो ये वर्बल एडजेक्टिव है क्योंकि ये वर्ब की तरह काम कर रहे हैं और एडजेक्टिव की तरह भी, राइट? क्योंकि आप ऊपर वाले सेंटेंस अगर एग्जांपल्स देखोगे ए और बी में, तो स्किल्ड और वुंडेड के बाद क्या लिखा हुआ है? एक नाउन आ रहा है. वहाँ पे क्राफ्ट्समैन है और यहाँ पे बॉय है. तो इसका मतलब है कि क्राफ्ट्समैन और बॉय, स्किल्ड क्या कर रहा है? क्राफ्ट्समैन को डिफाइन कर रहा है और वुंडेड क्या कर रहा है? बॉय को डिफाइन कर रहा है. तो जैसे अभी हमने पढ़ा था या मैंने बताया था कि जब कभी भी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब कभी भी किसी भी नाउन को डिफाइन कर रहे होते हैं या कर रहे होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पार्टिसिपल, राइट? दे ऑल्सो डिस्क्राइब द क्राफ्ट्समैन एंड द बॉय. पास्ट पार्टिसिपल एंड इन ई डी ई एन डी टी और एन अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स यूज्ड, राइट? सो जिस तरीके से वर्ब होगा उस तरीके से उसके वर्ब में ये सारे एंड में ये सारे वर्ड आएंगे विच एक्ट एज अ suffixes, right? Now perfect participle. Apart from the two kinds of participles described above, sometimes we also use a perfect participle. तो जो दो तरीके के पार्टिसिपल हैं जो अभी हमने पहले पढ़ा प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पढ़ा पास्ट पार्टिसिपल. इन दोनों के अलावा एक और पार्टिसिपल यूज़ होता है और इसे हम क्या कहते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल. एग्जाम्पल: हैविंग वॉन द मैच द टीम वेंट ऑन अ हॉलीडे. So this sentence means that after winning the match the team went on a holiday, right? तो having won the match मतलब पहले वो मैच जीते और उसके बाद वो टीम कहाँ चली गई? हॉलीडे पे, ठीक है? तो having won, तो having और won, having जो है ing फॉर्म ऑफ द वर्ब है और won क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है, राइट? तो आप इन दोनों को अगर देखोगे तो ये हैविंग वॉन ही आपका क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल है, जो कि ये दिखा रहा है कि कोई एक्शन पूरी तरीके से पहले ही कंप्लीट हो गया है या हो गया था किसी दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले. क्योंकि हॉलीडे पे तो वो लोग बाद में गए होंगे ना. पहले क्या किया उन्होंने? पहले मैच जीता, तो उनका मैच जीतने वाला एक्शन क्या हो गया? पहले ही कंप्लीट हो गया है. फिर वो हॉलीडे पे गए. तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में या ऐसे सेंटेंसेस में जब हम ऐसे पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं तो वो कौन सा पार्टिसिपल कहलाता है? परफेक्ट पार्टिसिपल, राइट? सो लेट्स प्रोसीड फर्दर, क्लास. नाउ दिस इज एन एक्सरसाइज विच यू हैव टू सॉल्व or you have to write in your book as well as in your copy, right? So filling the blanks with appropriate form of participles, use the verbs given in brackets. So the dash team was awarded by the principal. So win क्या है? The winning team was awarded by the principal. ing form of the verb. When she saw a snake, the alarming girl let out a shriek. राइट? सो अलार्म लिखा हुआ है तो अलार्मिंग, द अलार्मिंग गर्ल, यहाँ अलार्मिंग भी सही है या अलार्म्ड भी आप लिख सकते हो. सो अलार्मिंग
प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, और अलार्म्ड पास्ट पार्टिसिपल, राइट। शी केप्ट द लैमिनेटेड शीट इन द फाइल। अब यहाँ पे लैमिनेटिंग नहीं हो सकता, यहाँ पे लैमिनेटेड शीट ही होगा, ठीक है। सो लैमिनेटेड पास्ट पार्टिसिपल। आई वॉज ग्लैड टू हेयर द चर्पिंग बर्ड्स सॉन्ग। सो यहाँ पे क्या होगा, चर्पिंग, ing फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, दैट मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल। आफ्टर द एक्सीडेंट द डैश बॉय वॉज कंसोल्ड बाय फ्रेंड्स। सो शेक है तो इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा, शेकन। यहाँ पे शेकिंग नहीं हो सकता, शेकन, राइट। सो आफ्टर द इंसिडेंट द शेकन बॉय मीन्स द ब्रोकन बॉय, यू कैन से द ब्रोकन बॉय और द शेकन बॉय वॉज कंसोल्ड बाय फ्रेंड्स। आई वॉज द I saw the lashing waves during sunset and they appeared furious. So lash का क्या हो जाएगा, lashing हो जाएगा, that means present participle form of the verb. Let's proceed further class. We can use participles to join sentences. और ये किस participles की बात करें, खासकर ये present participles की बात करें, जिसमें मैंने ऊपर लिखा भी है present, that means ing form of the verb जिसमें आते हैं। Examples: Sunita was in Delhi for 5 years. शी वर्कड एज अ टीचर। तो इसको अगर हम पार्टिसिपल से दो सेंटेंसेस को हम आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, तो पार्टिसिपल यूज़ करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। देखते हैं, सुनीता वॉज इन दिल्ली फॉर 5 years वर्किंग एज अ टीचर। सो आप देख सकते हो वहाँ वर्क था, वो पास्ट पार्टिसिपल था, पर उसी वर्क जो हमारा वर्ब था उसको हमने ing फॉर्म में कन्वर्ट किया, और दोनों सेंटेंसेस को, जो दोनों अलग अलग सेंटेंसेस ए में लिखे हुए हैं, हमने उनको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, मीन्स मिक्स कर दिया, एक बना दिया, राइट। बी, ही वॉज इन द स्टूडियो, ही वॉज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ही वॉज इन द स्टूडियो पेंटिंग अ पोर्ट्रेट। नाउ यू कैन से ही वॉज पेंटिंग को हम में से हमने ही वॉज को हटा दिया और पूरा एक सेंटेंस जोड़ दिया पेंटिंग से, राइट। रीता इज़ अ ट्रेंड डांसर, शी परफॉर्म्स वेल। So being a trained dancer, Rita performs well. So you can see how with the help of these present participles, how the two different sentences got merged, right? So let's proceed further class. Okay. The more important sentence is taken as the main clause and the verb in the other sentence is changed into participle. Participle means especially which participle? Present participle, right? So ऊपर जो हमने तीनों भी sentences एग्जाम्पल के तौर पे पढ़े हैं, उसको डिफाइन किया गया है कि किस बेसिस पे हम चेंजेस करते हैं, राइट, या मर्ज करते हैं। तो क्या है कि जो मोर इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है इज टेकन एज अ मेन क्लॉज। उन दोनों सेंटेंसेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है उसको हम मेन क्लॉज की तरह लिख लेंगे, और जो वर्ब है दूसरे सेंटेंस में उसको हम चेंज कर देंगे किसमें, पार्टिसिपल में, दैट मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल में, राइट। ओके, यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी दिए हैं कि किस कंडीशंस पे हम क्या करेंगे या कैसे सेंटेंसेस को मर्ज करेंगे, ठीक है। सेकेंड वन, इफ़ टू थिंग्स हैपन साइमल्टेनियसली मीन्स ऑन अ मीन्स एकदम तुरंत के तुरंत, अगर कोई दो चीज़ें तुरंत के तुरंत हो रही हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। अगर कोई दो चीज़ें मतलब दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं तो उस दोनों सेंटेंसेस को, अगर उन दोनों सेंटेंसेस एक साथ हो रहे हैं और मान लो सेंटेंस हमारा अलग अलग लिखा है पर हो एक साथ रहे हैं, तो उन दोनों को जब हम मर्ज करेंगे, एक में मिलाएंगे, उन दोनों सेंटेंसेस को जब एक में मिलाएंगे या एक बनाएंगे तो हम ing फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स, शी फेल्ट थ्रिल्ड, शी बिगैन टू जंप। सो फीलिंग थ्रिल्ड, शी बिगैन टू जंप। तो आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट सेंटेंस इसमें क्या था, शी फेल्ट थ्रिल्ड, ठीक है, और उसी वर्ब में, ठीक है, उसी के एक वर्ब में हम क्या करेंगे, हमने क्या ले लिया, फीलिंग ले लिया, मतलब फेल्ट जो वर्ब था हमने ing में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि दोनों सेंटेंस एक साथ हो रहे हैं तो हमने कन्वर्ट किया किस में, फेल्ट को, फीलिंग में। सो फीलिंग थ्रिल्ड, शी बिगैन टू जंप, राइट। B1, ही फेल्ट एक्साइटेड, ही जम्प्ड एंड शाउटेड। सो फीलिंग एक्साइटेड, ही जम्प्ड एंड शाउटेड, क्योंकि पहला वाला सेंटेंस जो बी में ही फेल्ट एक्साइटेड लिखा हुआ है वो भी तुरंत हो रहा है, और उसी के साथ साथ दूसरा एक्शन भी हो रहा है क्या, कि वो जंप भी कर रहा है और शाउट भी कर रहा है। तो उन दोनों को हम मर्ज करेंगे किससे, ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। फेल्ट हमारा वर्ब है, हमने उसे लिख लिया एज अ मेन क्लॉज, तो फीलिंग एक्साइटेड, ही जम्प्ड एंड शाउटेड, राइट। थर्ड, व्हेन वन एक्शन इज डन बिफोर अनदर एक्शन वी यूज हैविंग perfect participle for the first action.
तो फर्स्ट एक्शन के लिए हम या यहाँ से पढ़ते हैं कि जब कोई भी एक एक्शन किसी दूसरे एक्शन के पहले हो रहा है या ख़त्म हो चुका है या हो रहा है या हो चुका है, तो उसमें ऐसे सेंटेंसेस को जब हम मर्ज करेंगे, मतलब कि किन्हीं दो डिफरेंट सेंटेंसेस को हम जब मिलाएंगे, और उसमें भी कंडीशन ये है कि उन दोनों सेंटेंस में अगर मान लो एक सेंटेंस एक्शन होने का दिखा रहा है और एक सेंटेंस एक्शन उसके पहले वाले के होने के बाद का दिखा रहा है, एक पहले होने का दिखा रहा है, एक बाद का दिखा रहा है, तो जब ऐसे दो डिफरेंट सेंटेंसेस को हम मर्ज करेंगे, तो हम ऐसे सेंटेंसेस को मर्ज करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल का, दैट मीन्स हैविंग प्लस दैट वर्ब, राइट। सो देखते हैं एग्जाम्पल, दे प्लेड फुटबॉल दे वेंट होम। अब उन्होंने पहले फुटबॉल खेला होगा, फिर वो घर गए होंगे, तो हमारे लिए पहला क्या है? जो हम पहले वाला लेंगे, तो पहले क्या हो चुका है? प्लेड फुटबॉल वाला, तो हैविंग लगा देंगे, जो कि क्या दिखाएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग प्लेड फुटबॉल दे वेंट टू होम और दे वेंट होम, राइट। B1, वी बोर्डेड द ट्रेन वी सेटल डाउन। तो पहले हमने बोर्ड किया होगा, मतलब पहले हम चढ़े होंगे, फिर जाके बैठे होंगे ट्रेन में, तो हैविंग परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ड यूज़ करेंगे, हैविंग बोर्डेड द ट्रेन वी सेटल्ड डाउन, राइट। So let's proceed further, class. Combine the following sentences by using participle. Now again here is an exercise which is solved from my side, and you have to do it in your book as well as in your classwork copy. First one, she watched the movie, she went to bed. तो अब एक पहले हो चुका है, पहले उसने टीवी देखी होगी, फिर वो सोने गई होगी, तो इसलिए having watched the movie she went to bed, like this, right? Second one, we had spent our pocket money on toys, we did not buy story books. अब पहले ही उन्होंने पैसे किस पे खर्च कर दिए हैं? टॉयज़ पे, इसलिए बाद में उनके पास पैसे नहीं बचे थे क्या खरीदने के लिए? स्टोरी बुक्स खरीदने के लिए। तो यहाँ भी हैविंग का लगेगा कि हैविंग लगाओगे, फिर उसके बाद देखो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, हैविंग स्पेंट आवर पॉकेट मनी ऑन टॉयज़, कॉमा आएगा, ठीक है, फुल स्टॉप नहीं, कॉमा आएगा, क्योंकि हम मर्ज कर रहे हैं तो इसलिए कॉमा आएगा, comma, we did not buy story books, right? Third one, she finished her work on time, she did not ask for her friends help, right? तो पहले उसने काम ख़त्म कर लिया होगा और उस बीच में या उसके बाद उसने हेल्प नहीं मांगी होगी, ठीक। तो यहाँ भी आएगा having finished her work on time, she did not ask for her friends help, और बीच में क्या आएगा? कॉमा, ठीक है, क्योंकि हम मर्ज कर रहे हैं, अलग अलग लिख नहीं रहे हैं। फोर्थ वन, he is a trained gymnast, he won a gold medal. So यहाँ पे क्या आएगा? being, ठीक है। So being a trained gymnast, comma, he won a gold medal, right? Now the fifth one, he felt happy, he threw a party. So being happy, he threw a party. Being happy, comma, he threw a party. So like this, in a very same manner, you have to complete these sentences in your book as well as in your कॉपी, और कॉपी में और बुक में भी पूरा का पूरा सेंटेंस आपको लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं, पूरा का पूरा आपको सेंटेंस लिखना है, राइट। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। नाउ मिक्स्ड पार्टिसिपल्स, राइट, सॉरी मिसप्लेस्ड पार्टिसिपल। अब मिसप्लेस्ड पार्टिसिपल्स क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। पार्टिसिपल्स फंक्शन एज एडजेक्टिव एंड रेफर टू सर्टेन नाउन और प्रोनाउन। अब पार्टिसिपल्स जो होते हैं जैसे कि वो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, तो वो पक्की बात है वो किसी नाउन या प्रोनाउन को ही रेफ़र करते हैं या उसके बारे में बताते हैं, क्योंकि जब तक वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में नहीं बताएंगे तो वो एडजेक्टिव नहीं कहलाएंगे या एडजेक्टिव की तरह काम नहीं करेंगे, राइट। पार्टिसिपल्स मस्ट बी प्लेस्ड करेक्टली टू कन्वे द करेक्ट मीनिंग एंड दे शुड रेफर टू द करेक्ट नाउन। और इस वजह से पार्टिसिपल को हमें करेक्ट प्लेस पे लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और उसी नाउन के पहले लिखना ज़रूरी है जिसको हम चाहते हैं कि वो नाउन, उस नाउन के बारे में पढ़ के दूसरों को पता चले, या ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाना चाहिए कुछ इस तरीके से, या पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि पार्टिसिपल लिखा है तो दैट मीन्स दे विल बी डिस्क्राइबिंग द नाउन और प्रोनाउन, राइट। सो उसकी करेक्ट जगह, हमेशा उसको करेक्ट उसकी जगह पे ही लिखना चाहिए। जैसे आप मैथ्स में पढ़ते होगे वंस, टेंस, 100, 1000, एक ये प्लेस वैल्यूज़ होती हैं, तो अगर आप वंस की जगह टेंस लिख दोगे या टेंस की जगह 100 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये सीरियल ऑर्डर नहीं है, सीरियल ऑर्डर है वंस, टेंस, 100, 1000, लेफ्ट टू राइट, राइट। तो उसी तरह यहाँ भी
पार्टिसिपल्स को करेक्टली अपनी जगह पे रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज the sentence will be illogical, or you can say meaningless, right? So misplaced articles can make a sentence look odd and it can make a sentence absurd also. Absurd means meaningless. अब अगर misplace हो जाएगा ये पार्टिसिपल्स कहीं भी, मतलब लिखना कहीं और था, आपने लिख लिया कहीं और, या हमने लिख लिया कहीं और, या लिख दिया कहीं और, तो इसका मतलब है वो सेंटेंस बनेगा नहीं, और वो फिर कैसा सेंटेंस रहेगा, इलॉजिकल और मीनिंगलेस, राइट? सो एब्सर्ड मीन्स मीनिंगलेस. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. बीइंग कॉन्फिडेंट एंड टैलेंटेड फिल्म डायरेक्टर्स अप्रोच्ड हिम. ठीक है, बी देखते हैं. सिंस ही वॉज कॉन्फिडेंट एंड टैलेंटेड फिल्म डायरेक्टर्स अप्रोच्ड हिम, राइट? तो इसके एक्सप्लेनेशन, अब देखो लास्ट सेंटेंस में ए के लास्ट में आप देख सकते हो क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है, और बी के लास्ट में देखो क्या लगा हुआ है, राइट. ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दी गई है, वो देखते हैं. इन सेंटेंस ए इट अपीयर्स दैट द फिल्म डायरेक्टर्स आर कॉन्फिडेंट एंड टैलेंटेड. दिस इज इनकरेक्ट. और सही बात है, क्योंकि पहले सेंटेंस में आप देखो, अगर रीड करोगे तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म डायरेक्टर कॉन्फिडेंट और टैलेंटेड है, इस वजह से उन्होंने किसी को अप्रोच किया, ठीक है, इसलिए उन्होंने किसी को हायर किया काम करने के लिए. नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई सामने वाला इतना टैलेंटेड और कॉन्फिडेंट था, इसलिए उस फिल्म डायरेक्टर ने उसे बोला काम करने के लिए. जो कि बी वाला एकदम साफ बोल रहा है कि सिंस ही, किसी ही की बात कर रहा है, तो ये ही जो है वही वो कॉन्फिडेंट और टैलेंटेड था, इसलिए फिल्म डायरेक्टर ने उसको काम करने के लिए कहा. ना कि पहला वाला जो कि किसको दिखा रहा है, वो किसी ही की बात नहीं कर रहा है या शी की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो फिल्म डायरेक्टर की बात कर रहा है, जो कि सेंटेंस ऐसे बोला गया नहीं है. ये सेंटेंस की रियल मीनिंग ए वाले के जैसे नहीं है, वो कैसी है, बी वाले के जैसे, कि वो किसी दूसरे इंसान की बात कर रहा है जिसको कि फिल्म डायरेक्टर ने काम करने के लिए बोला या पूछा. ठीक है, पर बी अगर ए वाले में देखेंगे तो ए वाला किसके बारे में बात कर रहा है, वो ऑलरेडी फिल्म डायरेक्टर की बात कर रहा है, जो कि इनकरेक्ट है. सो सेंटेंस बी कन्वेज द करेक्ट मीनिंग, इसीलिए सेंटेंस बी जो है वो मीनिंग करेक्ट कन्वे कर रहा है, राइट? सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. Rewrite the sentence so that they convey the correct meaning, right? Being ignorant, her friend helped her to fill the form, right? So begin with answer, begin the answer with since. अब since से हमें यूज शुरुआत करनी है, तो क्या हो जाएगा, since she was ignorant, comma, her friend helped her to fill the form. अब was हो सकता है आपके क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन आए कि सर she के बाद was क्यों है, इसलिए लगा हुआ है क्योंकि आप वहाँ देखो हेल्प्ड है, जो मेन क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें फ्रेंड के बाद क्या लिखा हुआ है, हेल्प्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कहाँ की बात कर रहा है, पास्ट की. तो हमें भी उसी हिसाब से सेंटेंस बनाना है. तो सिंस शी वॉज इग्नोरेंट हर फ्रेंड हेल्प्ड हर टू फिल द फॉर्म, इस तरीके से. तो पहले लिखना है सिंस शी वॉज इग्नोरेंट, फिर उसके बाद कॉमा आएगा, फिर जो मैंने अंडरलाइन किया है ब्लैक पेन से वो उसके बाद लिखा जाएगा कॉमा के बाद, राइट? सेकेंड वन, गोइंग टू द मार्केट माई बैग वॉज स्टोलन. स्टार्ट विद वाइल. सो वाइल के बाद क्या स्टार्ट करना है, वाइल. आप देख सकते हो सेकेंड के जो गोइंग टू द मार्केट है उस पर मैंने ब्रैकेट में फर्स्ट लिखा हुआ है, और माई बैग वॉज स्टोलन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सेकेंड. तो पहला ये आएगा और दूसरा वो. तो वाइल लिखने के बाद क्या आएगा, वाइल गोइंग टू द मार्केट माई बैग वॉज स्टोलन, राइट? पर ये शॉर्ट फॉर्म आपको बिल्कुल भी अपने बुक और कॉपी में नहीं लिखना है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको बुक में भी पूरा सेंटेंस लिखना है, कॉपी में भी पूरा सेंटेंस लिखना है, ठीक है? डी, ड्रिंकिंग हॉट कॉफ़ी माई टंग गॉट बर्नड. स्टार्ट विद वाइल. सो वाइल और पहला दूसरा मैंने वैसे लिखा हुआ है. सो वाइल ड्रिंकिंग हॉट कॉफ़ी कॉमा माई टंग गॉट बर्नड, राइट? फोर्थ वन, ट्रैवलिंग बाई ट्रेन माई ड्राइविंग लाइसेंस वॉज लॉस्ट. बिगिन विद वाइल. सो पहला दूसरा मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है. सो वाइल ट्रैवलिंग बाई ट्रेन माई कॉमा माई ड्राइविंग लाइसेंस वॉज lost, right? So this is the particular exercise which you have to do completely in your book as well as in your class or copy. So let's proceed further class. Now the J1, filling the blanks with correct forms of the verb given in the bracket. Forms of the verb given in the brackets. First, she must हर कार इन द एलोकेटेड एरिया. अब पार्क है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्क्ड, मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे लगेगा. पार्किंग नहीं हो सकता, पार्क्ड होगा. शी मस्ट पार्क्ड हर कार इन द एलोकेटेड एरिया. सेकेंड वन, पार्क्ड
अगर पार्क लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो पार्किंग है यहाँ पे, पार्किंग इज नॉट अलाउड हेयर, सो दैट मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट मीन्स ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट. लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. शी कॉन्सेंट्रेटेड वेल ऑन द लेसन, तो कॉन्सेंट्रेटिंग यहाँ पे गलत हो जाएगा. सी कॉन्सेंट्रेटिंग वेल ऑन द लेसन, हाँ आप लिख सकते हो, वो भी करेक्ट है. सो बट कॉन्सेंट्रेटेड इज सूटेबल आई कैन से, राइट. शी कॉन्सेंट्रेटेड वेल ऑन द लेसन. कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन लेसन इज ईजी फॉर हर. सो कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पे गलत हो जाएगा, पर ऊपर वाले में कॉन्सेंट्रेटिंग आप लिख भी सकते हो, वो सही भी हो जाएगा, पर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड फोर्थ वाले में बिल्कुल गलत होगा. तो ing फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा या प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, जो कि क्या है, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन लेसन्स इज ईजी फॉर हर. डू यू एन्जॉय वॉचिंग प्लेस, अब वॉच्ड नहीं आएगा. डू यू एन्जॉय वॉचिंग प्लेस, ing फॉर्म. 6th वन, लर्निंग जिमनास्टिक्स इज नॉट ईजी. लर्नड नहीं आ सकता, लर्नड नहीं आ सकता, लर्निंग होगा. सो ing फॉर्म, दैट मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल. लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. Read the following sentences and use the verbs given in bracket to fill in the blanks as per the instructions. और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें verbs का फिलअप करना है और जैसे इंस्ट्रक्शंस लास्ट में दिए हैं ब्रैकेट में. सो कार्टून्स इज enjoyed by all the children of the class, राइट. सो वॉच को किस तरीके से यूज़ करना है, जेरेंड की तरह, तो दैट मीन्स ing फॉर्म आएगा. तो वॉचिंग कार्टून्स इज enjoyed by all the children of the class, राइट. The dash soldiers were carried away from the battlefield. सो अब यहाँ पे wound दिया हुआ है और past participle की तरह यूज़ करना है, तो wound का क्या हो जाएगा, wounded हो जाएगा, ed आ जाएगा. So the wounded soldiers were carried away from the battlefield, right. The gurgling stream had crystal clear water. So gurgle लिखा हुआ है, ठीक है, वो प्रेजेंट और किसकी तरह यूज़ कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका मतलब ing फॉर्म, तो इसीलिए gurgle का क्या हो जाएगा, gurgling, राइट. 4th वन, they decided to leave before it was too late. अब leave किसकी तरह लिखा है, इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव आप जानते हो टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है. तो they decided to leave आ जाएगा, राइट. to leave before it was too late. मानसी planned for a picnic with her friends. अब go है, उसको भी इन्फिनेटिव की तरह लिखना है, तो टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो क्या आ जाएगा, मानसी planned to go for a picnic with her friends, right. they could, अब यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे कुछ एरर है यहाँ पे. सो दे कुड टू गो, ऐसा तो सेंटेंस बनेगा नहीं क्योंकि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट रहेगा, ठीक है. सो दे कुड टू गो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है गो एज इन्फिनेटिव यूज़ करना है, तो टू प्लस इन्फिनेटिव हमें पता है टू प्लस गो होता है, पर यहाँ पे टू प्लस अगर गो हम कुड के बाद यूज़ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, राइट. सो दे कुड गो, सिंपल, दे कुड गो फॉर चाइनीज़ फूड टू अ नियर बाय रेस्टोरेंट, राइट. दिस इज़ करेक्ट. द चिल्ड्रेन डू नॉट वॉन्ट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़. अब स्टडी है, स्टडी को कैसे लिखना है, इन्फिनेटिव की तरह, और इन्फिनेटिव क्या हो जाएगा, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो टू प्लस स्टडी हो जाएगा. सो द चिल्ड्रेन डू नॉट वांट टू स्टडी ड्यूरिंग द हॉलीडेज. दिस इज द करेक्ट और दिस इज करेक्ट, राइट. सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. So homework. Students, you all have to write down all the contents in your classwork copy along with the exercises both in copy and book, right. So जो भी कंटेंट अभी हमने पढ़ा है ये आप अपने बुक में या कॉपी में लिखोगे, ठीक है. सॉरी, जो भी हमने कंटेंट अभी पढ़ा है वो अपने क्लासवर्क कॉपी में तो आप लिखोगे, साथ में एक्सरसाइजेस भी लिखोगे, दोनों कॉपी में भी और बुक में भी. एंड लर्न ऑल द डेफिनेशंस ऑफ दिस चैप्टर इंक्लूडिंग ऑल द एक्सरसाइजेस, एंड यू हैव टू लर्न ऑल द डेफिनेशंस and exercises of this particular chapter, right. So students, in our next class we will go through a new lesson, that is lesson number 7, clauses, right. So this was this is where we have completed lesson 6, that is verbs, gerunds and participle. ये lesson 6 हमारा आज complete हो गया है और next class में हम लोग लेसन 7 शुरुआत करेंगे या स्टार्ट करेंगे जो कि क्लॉजेज है. सो टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ. थैंक यू क्लास.